कॉर्नर्स में। तो लास्ट वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज 2.4 थी वो कंप्लीट कर ली थी और इस वीडियो में हम जो एक्सरसाइज 2 की मिसलेनियस है वो करने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में हमारी जो एक्सरसाइज 2 थी उसकी मिसलेनियस बाकी रह गई थी, वो क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। मिसलेनियस, ठीक है, विविध कंप्लीट करने वाले हैं। मिसलेनियस का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, एक नंबर दे रखा है, क्या है वो 196। आपको क्या करना है, इस नंबर के 196 के अभाज्य जो गुणनखंड होते हैं, 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग बताना है कि घातों का योग कितना होगा। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर मेथड यूज करते हैं। लास्ट जो पीछे क्वेश्चन किए थे उनमें किया भी था और इसमें भी करेंगे। तो इसमें किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। कैसे पता चला कि लास्ट में हमारे पास 6 और 6 में 2 का भाग जाता है, इसलिए इस नंबर में भी 2 का भाग जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, इसमें 2 का भाग दे रहा हूं। 9 गुण कितना होता है, 18 होता है। 18 होता है, हमें क्या बच जाएगा, शेष में बच जाएगा। आगे से क्या बता रही है, 6 8 दूनी 16। अब देखो फिर से हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया और 8 में भी 2 का भाग जाता है। 8 में 2 का भाग जाता है, इसका मतलब इस नंबर में भी 2 का भाग जाएगा। मैं इसमें 2 का भाग दे रहा हूं, 4 दूनी 8 और बच गया 1। आगे से 1 उतारेंगे, 9 दूनी 18। अब देखो 4 9 है, 49 है। 49 में किसका भाग जाता है, 49 में जाता है 7 का। 7 7 49 और 7 में 7 का, 7 1 7। यानी कि हमने जो 196 था, 196 था, उसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, उसके फैक्टर हमने कर दिए। हम क्या लिखेंगे, 196 के अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास 2 into 2 into 7 into 7, 2 into 2 into 7 into 7, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 2 into 2 को 2 की स्क्वायर और 7 into 7 को लिख सकते हैं 7 की स्क्वायर। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि जो हमारे फैक्टर है, हमारे जो गुणनखंड है, उसकी जो घात है उसका योग कितना होगा। तो 2 और 2 इसका जोड़ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हम बोलेंगे घातों का योग, घातों का योग कितना होगा, 2 + 2 यानी कि 4, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम 2018 में एक नंबर का पूछा हुआ है। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे फिर से भी रिपीटेड हो सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2 में आपको बोल रखा है कि आपके पास दो नंबर है, एक तो है m और एक आपके पास है n। m क्या है, m है p q की q और n क्या आपके पास है p स्क्वायर, सॉरी p क्यूब q स्क्वायर। ये इसका आपको क्या करना है, इसका आपको करना है इसके एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ तो आपको पता ही, ये तो है ही बोला, यानी बेवकूफ है, मूर्ख है। कैसे, हमने इसका मतलब निकाला था एफ से फूल यानी कि मूर्ख। पीछे हमने जो एक्सरसाइज 2.2 की थी उसमें हमने इसका मतलब निकाला था क्या, एफ से फूल यानी कि मूर्ख। एच से मूर्ख है, कैसे मूर्ख है, इसके लिए हमने इसको दो कंडीशन दी थी। फर्स्ट कंडीशन ये थी कि ये 19 संख्याओं को देता है, ये 19 संख्याओं को देता है जो सभी के पास हो। सेकंड कंडीशन हमारे पास ये थी, उन्हीं में जो संख्या इसने ले ली उन्हीं में कम घात वाली लेगा, यानी बड़ी घात वाली नहीं लेगा। यानी कि एक पहली कंडीशन तो इसलिए है कि ये मान लो ये p इसके पास भी है, ये p इसके पास भी है, दोनों के पास है तो ये p को देगा, q भी दोनों के पास है तो q को भी लेगा। इनमें भी ये क्या करेगा, कम पावर वाली को लेगा। कैसे, देखो p और p दोनों के पास है तो इसने p को ले लिया, और q इसके पास है तो दोनों के पास q है तो q को भी ले लिया। इनमें भी कम पावर, जैसे इसके पास p की 1 पावर है, इसके पास 3 पावर है, तो ये 1 पावर से काम चला लेगा। q की देखो, q की इसके 3 है और इसके 2 है, ये 2 पावर से अपना काम है चला लेगा। अब देखो इसका आंसर क्या आ गया, p q की स्क्वायर। ऐसा भी सवाल एक नंबर का पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना भाई। ये 1 से लेकर 10 तक जितने भी सवाल सबके सब इंपॉर्टेंट है, तो आप वो सबके सब ध्यान रखने हैं, ठीक है। 3 नंबर जो अपना क्वेश्चन है उसमें आपको बोल रखा है, क्या बोल रखा है कि आपके पास दो संख्याएं हैं, दो नंबर है। फर्स्ट वन है 95 और सेकंड वन है 152। आपको इन दोनों नंबर का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए सबसे बेटर मेथड होता है फैक्टर मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है, उससे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 195 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कौन सी मेथड से कर लेंगे, फैक्टर मेथड से कर लेंगे। तो 95 की करेंगे, हमें पता है लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 का भाग जाएगा, तो
तो 5 का भाग जाएगा, 5 से 5 बच गया 4, आगे सुधारेंगे 5, ये आ गया हमारे पास 45, 9 पंचों 45। और हमें पता है 19 में 19 का ही भाग जाता है, क्योंकि 19 खुद क्या है कि अभाज्य संख्या है। ये हमारे पास हो गया 19, 5 into 19। यहाँ तक मेरे हिसाब से आगे कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते, आगे 152 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। हाँ तो अब देखो, आप वैसे वेक्टर भाग विधि से कर सकते हो, अभाज्य गुणनखंड ऐसे कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करना है, जैसे 2 आ गया, हमें पता है 2 का भाग इसमें जाएगा, 2 का भाग जाएगा तो इसका हाफ कर दो, 2 लिख कर इसका क्या कर दो, हाफ कर दो। 152 का हाफ कितना होता है, हाफ यानी कि आधा। आपको क्या करना है, आधा करना है। 152 का आधा होता है 76, 75 और 75 150, और एक एक्स्ट्रा हो जाएगा 76 होता है, ठीक है। 76 हमारे पास आ गया। अब देखो फिर से 76 का आधा कर दो, 76 का आधा कितना होता है 38, ठीक है। अब फिर से 38 का क्या कर दो, आधा कर दो, 38 का आधा कितना होता है 19, और 19 का क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, क्योंकि 19 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। अब देखो क्यों नहीं जाता, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 यानी 2 की पावर 3 into 19। हमें तो भाई एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ की जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो क्या होती है, वो ये होती है कि ये वही संख्या ही रहता है जो इसके पास भी और इसके पास भी हो। देखो 19 इसके पास भी और 19 इसके पास भी है, तो ये 19 को ले लेगा, यानी कि इस ये जो हमारे पास नंबर है 95 और 152 दोनों का एचसीएफ कितना आएगा 19 आएगा, ठीक है। हम देखो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल रखा है, क्या बोल रखा है कि आपके पास दो नंबर्स हैं, दो संख्याएं हैं, उनका जो गुणनफल है वो है 1080, और दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो है आपके पास है 30। तो आपको एलसीएम फाइंड करना है, यानी कि लघुत्तम समापत्ति आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। मैं लिख देता हूं जो हमें दिया गया है। हमें क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल आपके पास कितना है 1080 है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 1080, और आपके पास जो एचसीएफ है वो है 30, और आपको ज्ञात क्या करना है, एलसीएम आपको ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमने पहले पढ़ लिया है एक्सरसाइज 2.2 में। तो उस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि जो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है वो किसके इक्वल होगा, दो संख्याओं के गुणनफल के इक्वल होगा, दो संख्याओं के गुणनफल के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो एचसीएफ हमारे पास कितना 30 है, एलसीएम हमें फाइंड करना है, और दो संख्या का गुणनफल हमारा है 1080। 30 यहाँ पे गुणा में आगे जाके किस में बदल जाएगा, भाग में। हम बोल सकते हैं एलसीएम इज इक्वल टू 1080 बाई 30। यहाँ पे देखो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 108/3। अब इसमें हमें 3 का क्या देना है, डिवाइड करना है। आप वैसे इस प्रकार दे सकते हो, या फिर डायरेक्ट दे सकते हो। डायरेक्ट बताता हूं कैसे दे सकते हो। 3 3 9, यहां पे कितना बच गया 1, आगे से उतारेंगे 8 और 6 3 18, यानी कि हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ गया 36। 36 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब देखते हैं हमें आगे, आगे क्वेश्चन नंबर 5। 5 में हमें क्या दे रखा है, 5 में बोल रखा है 441/2 की पावर 2 into 5 की 7 और 7 की 2, ठीक है। 2 की 2, 5 की 7 और 7 की 2। हाँ अब देखो इसमें आपको ये बताना है कि इसके जो दशमलव प्रसार आने वाला है वो शांत आएगा या अशांत आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं नीचे वाला ये जो हर है वो देखते हैं। अगर ये अपना हर है ये किस रूप में आ जाए, 2 की पावर m into 5 की पावर n की फॉर्म में आ जाए, इस रूप का आ जाए, हम बोल देंगे कि इस संख्या को अगर सरल करेंगे तो इसका दशमलव प्रसार वो शांत आएगा। अगर इस रूप में नहीं आता है हम बोलेंगे इसका दशमलव प्रसार क्या आने वाला है, अशांत आने वाला है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर m है, 5 की पावर n भी है, पर एक संख्या एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा तो हम क्या बोलेंगे कि इस रूप में नहीं है। अगर इस रूप में नहीं है तो इसका जो दशमलव प्रसार आने वाला है वो क्या आने वाला है, अशांत आने वाला है। तो आप लिखोगे क्या, यहाँ संख्या का हर,
यहाँ संख्या का हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, इस रूप का नहीं है। और इस रूप का नहीं होता है तब हम क्या बोलेंगे, ये जो संख्या है इसका दशमलव प्रसार क्या आने वाला है, ऐस्यांत आने वाला है। अतः संख्या क्या हमारे पास 441 बटे 2 की पावर 2 इंटू 5 की 7 इंटू 7 की 2 का दशमलव प्रसार क्या होगा, ऐस्यांत होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं, ऐस्यांत होगा। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। हाँ तो अब देखो अपन क्वेश्चन नंबर करते हैं 5 के बाद 6। 6 में हमें बोल रखा है कि आपके पास एक संख्या है, क्या है, 43 बटे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। आपको ये बताना है कि ये जो संख्या है इसका दशमलव प्रसार है वो दशमलव के बाद कितने अंकों के बाद उसका अंत हो जाएगा। क्या बताना है कि इसका अगर आप दशमलव प्रसार निकालते हो तो उसका दशमलव प्रसार है वो दशमलव के बाद कितने अंकों के बाद उसका क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। तो ये निकालने के लिए हमें इसका क्या, हमारे पास इसका क्या होना चाहिए, दशमलव प्रसार होना चाहिए। तो पहले इसका क्या निकाल लेते हैं, हम दशमलव प्रसार निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकालेंगे दशमलव प्रसार, हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे देखो 5 की पावर 3 है ना, तो 2 की पावर 20 के बराबर करेंगे। 5 की 3 है तो 2 की भी नीचे कितनी करेंगे, 3 करेंगे। कैसे करेंगे, 2 की 2 तो ऑलरेडी है, हमें 2 की पावर 1 और चाहिए, 2 और 1 कितनी हो जाएगी, 3। तो हम नीचे 2 से गुणा कर देंगे और ऊपर भी 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे n स्क्वायर हर में, n स्क्वायर हर में 2 से क्या करने पर, गुणा करने पर। ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला इसमें, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। पर ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 4 दूनी 8 बटे देखो 2 की पावर 2 और 1, 2 की पावर कितनी होगी टोटल 3 और 5 की भी कितनी हो गई 3। अब देखो इस पे भी 2 की पावर 3 है और 5 की पावर भी कितनी है 3 है। इन दोनों को हम साथ में लिख सकते हैं, कैसे कि 2 into 5 की होल पावर 3, ये लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं, इसकी भी 3 है इसकी भी 3 है, दोनों को साथ में क्या लिख सकते हैं, 2 into 5 की होल पावर 3। आगे देखो हमारे पास क्या है 86 बटे, ये अंदर क्या हो गया 5 दूनी 10 हो गया, 10 की पावर 3। इसको लिख सकते हैं हम 86 अपॉन 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1 2 3 1000 होता है, ठीक है। 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1000 आएगा। तो इसको सरल करेंगे तो हमारे पास इधर से 1 2 3 3 से के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट, क्योंकि नीचे हमारे पास जीरो कितनी है 3 है, जितनी जीरो होती है उतने नंबर के बाद क्या लगा देते हैं, हमें पॉइंट लगा देते हैं। पॉइंट लगा दिया। अब हमें ये बताना था कि दशमलव के कितने अंकों के बाद इसका अंत हो जाता है, तो दशमलव के 1 2 3 अंकों के बाद इसका क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। हम बोलेंगे अंत संख्या क्या हमारे पास 43 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 का दशमलव प्रसार के दशमलव प्रसार का के दशमलव प्रसार का 3 अंकों बाद 3 अंकों के पश्चात क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। ये हमें बताना था कि कितने अंकों के बाद अंत हो जाता है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में आपको क्या बताना है, आपको एक नंबर दिया गया है जो कि है √27। आपको ये बताना है कि इस संख्या को वह छोटी संख्या बतानी है जिससे गुणा करने के बाद ये एक प्राकृत संख्या बन जाए। क्या बताना है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिससे गुणा करने के बाद क्या बन जाए, ये एक प्राकृत संख्या बन जाए। ऐसी क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछ नहीं जाते, फिर भी अपन देख लेते हैं। √27 है, इसको प्राकृत बनाना। प्राकृत बनाना यानी प्राकृत संख्या में रूट नहीं होता है, डायरेक्ट होती है, तो पहली बात तो रूट हटाना पड़ेगा हमें। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 तेरी 27 और 9 का रूट हमें पता है कितना होता है, 3 होता है और 3 का कुछ होता नहीं। अब हमें करना क्या है, हमें ये √3 हटाना है ताकि ये क्या बन जाए कि प्राकृत संख्या बन जाए। तो √3 हटाने के लिए हम इस संख्या को किससे गुणा करते हैं, अगर √3 से इस संख्या को गुणा करते हैं तो √3 गुणा होके क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 3 अंदर वाला 3 कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा और बाहर 3 है, 3 into 3 यानी कि 9 हो जाएगा। 9 एक क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है, यानी कि वह छोटी से छोटी जो संख्या वो √3 होगी जिससे गुणा करने के बाद ये क्या बन जाएगी, ये प्राकृत संख्या बन जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, अतः √27 को √3 से गुणा करने पर यह एक प्राकृत संख्या बन जाएगी, ठीक है। ये पूछा था मैं।
अब आगे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। 8 देखो एकदम सिंपल है। क्या पूछा आपको? आपको बोल रखा है कि अगर किसी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम इक्वल हो, एचसीएफ और एलसीएम दोनों क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो आपको ये बताना है कि वो संख्याएं क्या होती है, वो दोनों संख्याएं क्या होंगी। एचसीएफ और एलसीएम अगर बराबर हो तो वो दोनों संख्याएं क्या होंगी। देखो एचसीएफ और एलसीएम जिस बराबर कब आते हैं, जब दोनों की दोनों संख्या सेम हो। जैसे मान लो मेरे पास एक 5 और सेकंड वन भी क्या है 5, इसके बाद जब गुणन करेंगे तो हम बोलेंगे 5 5 1, इसके बाद जब गुणन करेंगे हम बोलेंगे 5 1। अब देखो एचसीएफ क्या करता है, एचसीएफ बोलता है कि मैं वही संख्या दूंगा जो दोनों को मिल रही है। तो 5 इंटू 1 इसको भी मिल रहा है, 5 इंटू 1 इसको भी मिल रहा है, 5 इंटू 1 यानी कितना आ गया, 1 में 5। तो एलसीएम क्या बोलता है, एलसीएम लालची है और चतुर भी है। लालची है इसका मतलब कुछ भी नहीं छोड़ेगा, 5 मिल गया 5 लेगा तो, और 1 दिख गया तो 1 लेगा। चतुर के सेम में भी हाई बड़ी पावर वाली देता है, तो पावर दोनों में एक ही है, तो ये देना पड़ेगा। ये हो गया हमारे पास 5, दोनों सेम आ रहा है। एलसीएम और एलसीएम कब आया, जब दोनों की दोनों संख्या क्या थी, समान थी। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि एचसीएफ और एलसीएम अगर बराबर है तो हमारी संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोल रखा है, एक तो आपके पास a है जो कि हमें पता नहीं कितना है, a हमें पता नहीं कितना है। एक आपके पास 18 है, 18 है, इसको मैंने बोल दिया b, बुक में बोल ध्यान नहीं रखा, फिर भी मैंने बोल दिया ये क्या है, b है। एलसीएम दे रखा है आपको कितना, एलसीएम आपको दे रखा है 36, और एचसीएफ देखो, एचसीएफ आपको क्या कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो आपको ये जो a इसकी वैल्यू क्या करनी है, ज्ञात करनी है। हम क्या बोलेंगे, हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो किसके इक्वल होता है, एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के इक्वल होता है। तो a और b का जो गुणा होगा, a और b का जो गुणा होगा वो किसके इक्वल होगा, एचसीएफ इनटू एलसीएम के गुणा के बराबर होगा। a हमारे पास है नहीं और b हमारे पास है 18, एचसीएफ है 36 इनटू एलसीएम हमारे पास है 2। 18 देखो यहाँ पे गुणा में, आगे जाके भाग में चला जाएगा, तो a यहाँ पे बच गया। आगे देखो 36 इनटू 2 के भाग में कौन आ गया, 18, ये कैंसिल हो रहा है, 18 दूनी 36, ये आ गया हमारा 2 इनटू 2, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 दूनी 4 आ जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें a फाइंड करना था और a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 4 आ चुकी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोल रखा है कि 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n का जो इकाई अंक है वो क्या होगा, अगर n एक प्राकृत संख्या हो। n क्या है, एक प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या हमें पता है कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 से लेकर इंफिनिटी तक जितनी संख्या होती है वो सारी की सारी क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। ये बोल रहा है अगर ये n एक प्राकृत संख्या है, इसका जो फर्स्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट है, इकाई अंक का, वो क्या आने वाला है, हम बोलेंगे अगर n की वैल्यू में 1 पुट कर दूं, कर सकता हूं क्योंकि n क्या एक प्राकृत संख्या है। तो देखो क्या होगा, 6 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1, 6 में से 5 गए, क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट कर दूं, तो 6 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2, 6 की पावर 2 यानी कि 36 माइनस 25, माइनस करो, फर्स्ट में से फर्स्ट, 6 में से 5 किया 1, 3 में से 2 किया 1। अगर 1 करती 2 करती, 2 के बाद 3 भी पुट कर सकते हैं क्योंकि 3 भी एक प्राकृत संख्या है। तो ये मैंने n की वैल्यू 3 पुट कर दी। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 6 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 3, 6 की पावर 3 हमें पता है 216 होती है और 5 की पावर 3 होती है 125, यानी 6 की क्यूब और 5 की क्यूब यानी 10 तक क्यूब आपको आनी चाहिए, बस सीधी सी बात ये है। दो माइनस करो, 6 में से 5 गया 1, 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 1 गया 0। अब देखो यूनिट डिजिट हम देखते हैं, इसकी भी 1 है, इसकी भी यूनिट डिजिट 1 है और इसकी भी 1 है, यूनिट डिजिट क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। अतः 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n का इकाई अंक 1 होगा, इकाई अंक 1 होगा। कब होगा, जब n की वैल्यू क्या हो, n क्या होगी, प्राकृत संख्या हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में आपको क्या बोल रखा है, देखो 11 जो है उसमें आपको बोल रखा है कि यदि p बाई q एक परिमेय संख्या है तो q पर क्या प्रतिबंध होगा जबकि p बाई q एक शांत दशमलव संख्या हो। हम बोलेंगे यदि p बाई q, यदि p बाई q एक परिमेय संख्या है तो, संख्या है तो क्योंकि नीचे वाला क्यों है ना, हर बोलते हैं इसको, क्योंकि
अभाज्य गुणनखंड है ना, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होने चाहिए। किसमें होने चाहिए? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होने चाहिए। कब? जब ये एक शांत दशमलव संख्या हो। इसमें बोल रखा है कि q ऊपर मैं क्या प्रतिबंध लगाऊं कि एक शांत दशमलव संख्या बन जाए। ये शांत दशमलव संख्या जब बनेगी जब इसके अभाज्य गुणनखंड है उसको हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि लिखते हैं, तो के रूप में होने चाहिए। तो ये एक शांत दशमलव संख्या होगी, शांत दशमलव संख्या होगी। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक संख्या दे रखी है 2√45 प्लस 3√20 डिवाइड बाई 2√5। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये संख्या परिमेय है या फिर अपरिमेय है। ये क्वेश्चन इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देख लेना। आपको ये बताना है कि ये एक परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। तो इसको बताना कैसे, इसको सरल करके बताना है। ठीक है, तो अपन इसको सरल करते हैं। 2 का 2 √45 को मैं ये बोल सकता हूँ 9 पंजो 45, 3 का 3 √20 को बोल सकता हूँ मैं 4 पंजो 20। नीचे आ जाओ, 2√5 का 2√5। अब देखो 2 का 2, 9 का रूट हमें पता है कितना होता है 3, और अंदर कौन बच गया √5। 3 का 3, 4 का रूट हमें पता है कितना होता है 2, और अंदर कौन बच गया √5। नीचे क्या है हमारे पास 2√5 है। ठीक है, अब देखो इसके पास भी 2√5 है और इसके पास भी 2√5 है। दोनों में से 2√5 मैं कॉमन निकाल रहा हूं, बाहर निकाल रहा हूं। इसमें से मैंने 2 बाहर निकाल दिया, √5 बाहर निकाल दिया, अंदर कौन बचा 3। इसमें से भी मैंने 2√5 बाहर निकाल दिया, अंदर कौन बचा 3। नीचे क्या है 2√5 है। अब देखो 2√5 से 2√5 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अच्छा क्या होती है परिमेय संख्या होती है, हम बोलते हैं अतः ये जो संख्या है 2√45 प्लस 3√20 बटा 2√5 एक क्या है परिमेय संख्या है। हमें ये बताना था कि ये परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, एक नंबर का पूछ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दर्शाना है, सिद्ध करना है कि 4q + 1 और 4q + 3 विषम धनात्मक पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? विषम धनात्मक पूर्णांक होते हैं। और कौन किससे सिद्ध करना है? यूक्लिड विभाजन परिमेय है, उससे आपको क्या करना है सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक तो a चाहिए होता है और एक b चाहिए होता है। क्योंकि यूक्लिड विभाजन की जो भी परिमेय है वो क्या बोलती है a = क्या होता है b2 + r होता है। अगर आपके पास a और b होंगी तो हम q और r निकाल सकते हैं। आपके पास अगर a और b है तो हम q और r निकाल सकते हैं। ठीक है, तो b तो आपके पास जो q के गुणा में होता है वो मिल जाएगा। यहां पे देखो q के गुणा में कितना है 4 है, तो b की वैल्यू तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगी सवाल के अंदर, पर a आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। तो a आपको क्या करना पड़ेगा, मानना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि a और b दोनों के दोनों क्या होते हैं धनात्मक पूर्णांक होते हैं। मैंने क्या मान लिया a कोई क्या है धनात्मक पूर्णांक है, और b की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी मिलेगी कितनी है 4, तथा b = कितना है 4 है। तो हम क्या करेंगे a और b पर यूक्लिड विभाजन परिमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन परिमेय से। ये परिमेय क्या बोलती है a = क्या होता है b2 + r। a = b2 + r, और हमारे पास b की वैल्यू कितनी है 4 है। ये क्या हो जाएगा a = 4 + r। अब देखो इसमें r पे ये यूक्लिड क्या करता है कंडीशन लगाता है। क्या कंडीशन लगाता है? ये बोलता है जहां r है ना, r हमेशा छोटा होगा किससे b से, r हमेशा छोटा होगा b से, यानी r हमेशा 4 से क्या होगा छोटा होगा, और हमेशा बड़ा या बराबर होगा किसके 0 के। यानी कि r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, पर कभी भी ये 4 नहीं हो सकता। b के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। b से हमेशा क्या होता है छोटा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और 4 हो सकती है। ये आपको क्या रखना है ध्यान रखना है। अब देखो आपको कुछ नहीं करना, बस ये जो r की वैल्यू है ना 1 0 1 2 3 4 ये इस इक्वेशन में पुट करते जाना है।
ये तो इक्वेशन अपनी इसमें क्या करते जाना है, पुट करते जाना है। जैसे मैंने ले लिया जब r इज इक्वल टू क्या है मेरे पास सबसे पहले 0 है, r क्या है 0 है, तब देखो क्या होगा, तब a इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे r को 0 पुट करूंगा तो ये होगा 4 क्यों, ये आगे 0 हो ही गया, इसको बोल दूंगा इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो ये जो अपना 4 क्यों है, 4 क्यों 2 से डिविजिबल है, 4 क्यों 2 से क्या है भाज्य, 2 का भाग जाता है इसमें, कैसे पता चला, देखे देख लो, 2 का भाग देंगे 2 दूनी 4 कैंसिल हो रहा है, इसमें मतलब 4 क्यों में 2 का भाग जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखो, अगर 2 से भाज्य इसे बोलेंगे हम अतः, इसलिए 4 क्यों क्या है कि समधनात्मक पूर्णांक है, समधनात्मक पूर्णांक है, जिसमें 2 का भाग जाता है वो क्या होता है, सम होता है, ये क्या है समधनात्मक पूर्णांक है। अब हम r की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 0 के बाद 1 पुट करेंगे, यहाँ r की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तब देखो क्या होगा, तब r इज इक्वल टू हो जाएगा 4 क्यूब प्लस 1, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब देखो ये जो 4 क्यूब प्लस 1 है ना, 4 क्यूब प्लस 1 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो इसमें तो 2 का भाग चला जाएगा, और ये जो 1 है इसमें कभी भी 2 का भाग नहीं जाएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा, वैसे चला जाता है, इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो हम बोलेंगे ये क्या है, एक विषम धनात्मक विषम संख्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि 4 क्यूब प्लस 1 किससे भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है, और जो संख्या 2 से भाज्य नहीं होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, विषम धनात्मक पूर्णांक, इसलिए 4 क्यूब प्लस 1 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। यहां तक मेरे हिसाब से आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे देखते हैं। अब r की वैल्यू 1 के बाद कितनी पुट कर देंगे हम, जब r बराबर 2 हो तब देखो क्या होगा, तब a इज इक्वल टू, यहां पे आएगा भाई, तब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो ये a इज इक्वल टू 4 के प्लस 2 हो जाएगा। अब देखो यहां पे मैं 2 पुट कर दूं तो इधर वाले में भाग जाएगा 2 का, और इधर वाले में 2 का भाग जाएगा, इसका मतलब ये जो नंबर आया अपना ये क्या है, 2 से भाज्य, क्योंकि 4 के प्लस 2 2 से क्या है भाज्य, और जो नंबर 2 से भाज्य होता है उसे क्या बोलते हैं, समधनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, इसलिए 4 के प्लस 2 एक क्या है, समधनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब इसी प्रकार हम क्या पुट करेंगे, 2 के बाद 3 पुट करेंगे, तो जब r इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो 3 हो, तब a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 के प्लस 3, और इसी इक्वेशन कितना नंबर बोल देंगे, 4 नंबर। हमें पता है यहाँ पे अगर आप 3 लिख देंगे तो 3 कभी भी 3 में कभी भी 2 का भाग इधर वाले में चला जाएगा, पर 3 में कभी भी 2 का भाग नहीं जाएगा, अगर भाग नहीं जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो ये 2 से भाज्य नहीं है, हम बोलेंगे 4 के प्लस 3 2 से क्या नहीं है, भाज्य नहीं है, अगर भाज्य नहीं है तो ये क्या है, अतः इसलिए ये 4 के प्लस 3 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो हम क्या देखेंगे, जो इक्वेशन 1 है उसमें क्या आ रहा है, सम आ रहा है, और इक्वेशन 3 है उसमें भी क्या आ रहा है, सम आ रहा है, पर इक्वेशन 2 में भी सम आ रहा है और इक्वेशन 4 में भी सम आ रहा है, और एक कौन है पहले देखो, एक धनात्मक पूर्णांक है। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था कि जो धनात्मक पूर्णांक है वो 4 के प्लस 1 और 4 के प्लस 3 के रूप का होता है, ये अगर इस रूप का आ जाए तो हमारी बात प्रूव हो जाएगी। ये देखो a 4 के प्लस 1 का है तब क्या है, विषम है, और 4 के प्लस 3 का है तब भी क्या है, विषम है, यानी कि किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक को हम क्या कर सकते हैं, 4 के प्लस 1 और 4 के प्लस 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो हम साइड में लिख देते हैं, कहीं पर यहाँ पे लिख देता हूं मैं, क्या अतः ये लिख किससे, समीकरण 2 और 4 है, हम बोल सकते हैं समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है कि किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक को, किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक को 4 क्यू प्लस 1 व 4 क्यू प्लस 3 के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है, जहां क्यों भी क्या है, जहां क्यों भी एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 13, तो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हाँ, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बोल रखा है कि सिद्ध कीजिए कि कोई भी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल है वो 2 से क्या होता है, भाज्य होता है। यानी आपको क्या करना है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल करना है, धनात्मक पूर्णांकों का क्रमागत होने चाहिए। अब क्वेश्चन में आपको धनात्मक पूर्णांक दे नहीं रखे, डायरेक्ट बोल रखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कीजिए और जो गुणनफल आता है वो 2 से क्या होना चाहिए, भाज्य होना चाहिए। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो मैं क्या करके चलता हूँ, मान के चलता हूँ कि जो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, माना 2q व 2q प्लस 1 दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं। आप कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पे 3q प्लस 1 भी मान सकते हो, जो भी आपकी मर्जी हो उस हिसाब से मान लेना, ठीक है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं, पर मानते हैं क्या, आपको धनात्मक पूर्णांक ही मानने। और यहाँ पर हमें ये भी बताना पड़ेगा कि क्यों क्या है, क्यों क्या, क्यों भी एक धनात्मक पूर्णांक है, जहां क्यों भी एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। मैं मान के चल गया क्या कि जो क्वेश्चन में बोल रखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक गुणनफल करना है, उनको मैंने मान लिया ये और ये दोनों, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रखा है हमें कि दोनों का गुणा करो प्रश्नानुसार। प्रश्न ने बोला है कि इन दोनों का क्या कर दो, गुणा, 2q इंटू 2q प्लस 1, ठीक है। मैं गुणा करता हूँ, गुणा करने में मेरे पास आता है 4q की स्क्वायर प्लस इसको 2q से गुणा करेंगे 2q, दो इसको करेंगे पहले 2 दूनी 4, q को q से करेंगे q की स्क्वायर, 2q का 2q। अब देखो इसमें से हम 2 क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2q की स्क्वायर प्लस q बचेगा, ठीक है। अब ये देखो 2 से क्या है, भाज्य है, तो हम क्या बोलेंगे, चूंकि 2 इंटू 2q स्क्वायर प्लस q 2 से क्या है, भाज्य, 2 से भाज्य। अगर ये 2 से भाज्य है तो ये इन दोनों पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो किससे भाज्य हो गया, 2 से भाज्य हो गया। तो हम लास्ट में लिख दें अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से क्या होता है, भाज्य होता है। यह था अपना क्वेश्चन नंबर 14। अब करना है क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोल रखा है, क्या बोल रखा है कि आपके पास दो संख्या है, एक तो है 2053, एक है 967, एक है 2053 और सेकंड वन है 967। आपको एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसका इन दोनों में भाग देने पर, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसका इन दोनों पे भाग देने पर इसमें तो शेषफल बच जाए 5 और इसमें शेषफल बच जाए 7। ये बात किसने बोल रखी है, ठीक है। तो इसमें शेषफल 5 बचता है और इसमें शेषफल 7 बचता है। तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे को दिया क्या गया है, मेरे को दिया गया है कि एक तो मेरे पास संख्या है 2053 और सेकेंड वन है मेरे पास 967, दो संख्याएं दी गई हैं। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इसमें शेषफल 5 बचता है भाग देने के बाद और इसमें शेषफल 7 बचता है। मैं क्या करूँगा, ये झंझट ही खत्म कर दूंगा। यानी ये जो 5 और 7 बच रहा है ना, मैं पहले ही इसमें से माइनस कर दूंगा ताकि ये आगे रिमाइंडर में बचे ना। जैसे मैं कोई आपको बोल दे कि 10 में अगर आप 3 का डिवाइड दोगे तो 3 3 9, आपके पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। मैं बोल रहा हूँ आप इस 1 को पहले ही माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 9 में 3 का डिवाइड दोगे 3 3 9, कुछ नहीं बचने वाला, नीचे 0 बचने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो रिमाइंडर शेषफल बच रहा है इसको पहले से माइनस कर दूंगा इन दोनों में से। तो अकॉर्डिंग टू पर्सन, कौन बोल रहा है ये बात, पर्सन बोल रहा है, प्रश्नानुसार 2053 माइनस 5 और 967 माइनस 7। इसमें 2053 में से 5 माइनस करेंगे तो यह बचेगा 2048 और इसमें से 7 माइनस करेंगे तो यह बचेगा 960। अब आपको क्या करना है, इन दोनों, अब ये जो संख्या है ना, इन दोनों में ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या का भाग दो कि दोनों में 7 में चला जाए।
तो बराबर संख्या में दोनों में साथ चला जाए, इसमें इसका मतलब दोनों के पास होगी वो संख्या, यानी कि बराबर संख्या में कौन बांटता है, हमें पता है बराबर संख्याओं में HCF बांटता है, तो हम इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। ठीक है, तो HCF निकालने के लिए हमारे पास इन दोनों के क्या होने चाहिए, अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। तो पहले तो हम करेंगे 2048 के अभाज्य गुणनखंड, 2048 के अभाज्य गुणनखंड डायरेक्ट कर लेते हैं, वैसे भी कर सकते हैं हम, कैसे 2048 के ऐसे भाग विधि से। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 2048 का आधा कितना होता है, 1024, और 1024 का आधा कितना होता है, 512, 512 का आधा कितना होता है, 256, 256 का आधा कितना होता है, 128, और 128 का आधा कितना होता है, 128 का आधा होता है 64, और 64 का आधा कितना होता है 32, 32 का आधा 16, 16 का आधा 16 का आधा हो जाएगा अपने पास 8, और 8 का आधा 4, और 4 का आधा 2, और 2 का 2। तो ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 की पावर कितनी हो गई हमारे पास से, 11 हो गई। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपकी कोई दिक्कत नहीं है। अब करते हैं अपन 960 के, 960 के अभाज्य गुणनखंड, 960 के अभाज्य गुणनखंड। 960 का आधा कितना होगा, 960 का आधा हो जाएगा, इसके चलो कर देता हूँ मैं, वैसे कर देता हूँ फैक्टर से, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आने वाली है हमारे। 960 2 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, ठीक है, यहाँ पे बच गया 1, आगे से 6, 8 दूनी 16, 0 का 0, फिर से 2 का देंगे, 24 दूनी कितना होता है 48 होता है, फिर से 2 का देंगे 12 दूनी 24, फिर से 2 का देंगे 60 दूनी 120, फिर से 2 का देंगे 30, फिर से 2 का देंगे 15, 15 में 3 का जाएगा, 5 3 15, और 5 का 5, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 और 6, आगे 3 × 5, 3 × 5, तो ये हो गया 2 की पावर 6 × 3 × 5। अब ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ऐसी संख्या ज्ञात करो जिसका इन दोनों में भाग चला जाए, और वो बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, उससे बड़ी कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए जिसका इन दोनों में क्या चला जाए, भाग चला जाए। तो बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या कौन देगा हमें, HCF देगा। तो इन दोनों का हमें क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो HCF क्या बोलता है, HCF बोलता है मैं वही संख्या लूंगा, मैं वही संख्या लूंगा जो इसके पास भी हो और इसके पास भी हो। तो आप देखोगे तो ये देखो, इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है। और HCF की जो सेकंड कंडीशन है वो क्या होती है, वो ये होती है कि उनमें भी वो छोटी वाली पावर लेता है, उनमें भी छोटी वाली पावर लेता है, यानी 2 की पावर 6 ही लेगा। 2 की पावर 6 कितनी होती है, 2 की पावर 6 होती है 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी कि वह छोटी से वह बड़ी से बड़ी संख्या 64 होगी जिसका इन दोनों में भाग देने पर सेंसफल 5 और 7 बच जाए। तो लास्ट टाइम लिख देंगे क्या, अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या 64 होगी जिसका इन दोनों में भाग देने पर सेंसफल क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 में आपको बोल रखा है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं, ये जो संख्याएं दी गई हैं वो भाज्य संख्या हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। यानी आपको ये बताना है कि ये भाज्य संख्या हैं और कैसे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि दोनों में हम देखें, देखो जो संख्या गुणा में होती है ना उतनी एक टर्म होती है, यानी कि इतना एक पद है और ये क्या है, दूसरा पद, यानी बीच में अगर प्लस या माइनस का चिन्ह आ जाता है उसके बाद संख्या क्या हो जाती है, दूसरा पद आ जाता है संख्या का। और गुणा और भाग में होती है वो क्या होती है, एक ही पद होता है। ठीक है, तो गुणा में ये इतना क्या है, एक पद है, और ये क्या है, दूसरा पद है। आप देखोगे इस पद में भी 13 है और इस पद में भी 13 है, दोनों में से 13 क्या ले लेंगे, बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर देखो क्या बचेगा 7 × 11 इंटू, अब देखो इसका 13 बाहर चला गया, प्लस का प्लस, यहाँ पे 13 एक कम 13 है। ठीक है, ये आ गया 13 × 11 सत्ती 77 और 1 सॉरी 78, कितना आ गया 13 × 78। अब देखो ये क्या है कि अभाज्य, दोनों की दोनों ये क्या है, अभाज्य संख्या है, ये दोनों की दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हमें पता है, क्या पता है, हमने 2.2 में 2.2 जब स्टार्ट करी थी तो एक प्रमेय पढ़ी थी जिसका नाम था अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। हम उसके अनुसार क्या बोलेंगे, हम जानते हैं कि किसी भी
किसी भी भाज्य संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये बात कौन बोलती है? अंकगणित की मूलभूत जो प्रमेय है वो बोलती है कि आपके पास अगर कोई भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखो ये 13 अभाज्य, इसको भी आप अभाज्य बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? 13 के 78 के फैक्टर करोगे, यहाँ पे 2 39, फिर से करोगे तो 3 3 एकम 3 3 3 9 13, यानी 78 को आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो आप 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये सारी की सारी कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या है। और अगर हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में किसी संख्या को लिख सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में किसी संख्या को लिख सकते हैं, तो वो संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। ये बात हमें बोलती है कौन? अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। इसलिए ये क्या है? भाज्य संख्या है। तो हम क्या बोलेंगे? अतः 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। और यही हमें व्याख्या करनी थी कि ये भाज्य संख्या क्यों है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे, इसमें आप देखोगे इसके पास भी 5 है और इसके पास भी 5 है। ये इतनी एक टर्म है, एक पद है और ये दूसरा पद है। तो 5 अपन बाहर लेके आ जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 बाहर चला गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 एकम 5। 5 मैंने बाहर कॉमन ले लिया इसलिए 5 एकम 5। अब देखो 5 का तो 5 करो गुणा, 7 छक 42, 42 इसको सिंपल कैसे करेंगे? यहाँ से देखो 3 दूनी 6, 6 चौका 24, इधर से आया 24 और इधर से आया 42। 24 और 42 को हम क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे? 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2 8। ठीक है, गलत कर दिया है मैंने। 24 दूनी 48 होता है, 2 दूनी 4 ही होगा। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये हो गया 8 6 4 10, एक हाथ पाई होगी 1008, 1008 और एक ये 1009 होगा टोटल। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है? ये गुणा में आ गया ना, गुणा में आ गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि हम जानते हैं कि किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर व्यक्त किया जा सकता है तो ये लाइन लिख के डायरेक्ट हम बोल देंगे अतः ये जो ऊपर वाली संख्या वो क्या है? भाज्य संख्या है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जो कि क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस आपको गुणा के रूप में यहाँ पे ये जोड़ का चिन्ह ये हटाना है और यहाँ पे क्या लाना है? गुणा का चिन्ह लाना है। गुणा का चिन्ह लाकर आप बोल सकते हो कि हमने अंकगणित की मूलभूत प्रमेय पढ़ी है, उसके अनुसार हम इसको भाज्य संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में आपको बोल रखा है आपके पास दो संख्याएं, एक तो आपके पास है 306 और एक है 657। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ ए और इसको मान लेता हूँ मैं बी। दोनों का HCF दे रखा है शायद आपको, दोनों का HCF आपके पास है 9। ठीक है, दो संख्याएं हैं, दोनों का HCF आपके पास है 9। अब आपको फाइंड क्या करना है? इसमें LCM ज्ञात करना है। ये तो एकदम सिंपल है। कैसे? हमें पता है कि HCF और LCM का गुणा, वी नो दैट। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि HCF और LCM का अगर हम गुणा करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है? A इंटू बी, यानी दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है। एकदम सिंपल है। तो HCF का मान कितना है? 9 और LCM हमें ज्ञात करना है। LCM का LCM A का मान है 306 इंटू 657। अब देखो 9 गुणा में आगे जाके किस में चला जाएगा? भाग में। तो हमारा आ जाएगा LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 बट्टे 9। इसमें शायद 9 का क्या चला जाएगा? भाग। पहले 3 का दे लेते हैं, चलो ऐड करके देखते हैं। 6 और 3 9 आता है तो 9 का भाग चला जाएगा। तो देखो कितनी बच जाएगा? 9 3 27 बच गया, 3 6 9 चौका 36, 34 इंटू 657। अब 34 को इससे क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो मैं साइड में कर देता हूँ, 657 को 34 से गुणा। 7 चौक 28, 4 5 20 और 2 22, फिर से 2 हाथ पाई हो गई। 6 चौक 24, 24 और 2 हो गया 26। 7 3 21, 5 3 15 और 3 18,
छः तिरी 18 और 1 19, तो हमारे पास आ गया 8, 2 और 1 3 14, 10 2 12 और 1 और 1 2, तो ये आ गया हमारे पास 2 2 4 3 8। तो हमारा जो एलसीएम वो कितना होगा 2 2 4 3 8। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, 18 में आपको बोल रखा है कि आपके पास एक आयताकार कमरा है। क्या आपके पास एक आयताकार कमरा है, उसके अंदर आपको वर्गाकार टाइलें लगानी है, यानी जिसकी लेंथ और ब्रीथ, लंबाई और चौड़ाई दोनों की दोनों क्या हो, समान हो। हमें पता है वर्ग है, उसकी भुजा, सारी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि आपके पास एक आयताकार कमरा है जिसकी आपको लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। ठीक है, अब लंबाई और चौड़ाई दे रखी है और उसके अंदर वर्गाकार कितनी टाइलें आ जाएंगी, वर्गाकार टाइलें कितनी आ जाएंगी, आपको न्यूनतम संख्या बतानी, यानी कम से कम टाइल लगानी है ताकि वो कमरा पूरा एकदम सेट हो जाए। जैसे मान लो ये अपना क्या आयताकार कमरा है, इसकी मान लो लंबाई आपको दे रखी है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपको दे रखी है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। इस कमरे के अंदर आपको वर्गाकार टाइलें लगानी है, वर्गाकार यानी जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों समान हो, यानी कि जिसकी भुजा क्या हो, समान हो। ऐसी कम से कम टाइलें लगानी है ताकि इस पूरे कमरे में पूरी फिट आ जाए, ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको ये बतानी है कि ये टाइलें लगेंगी, इन टाइलों की संख्या ही कितनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं लिख देता हूं आयताकार बरामदा है भाई, आयताकार बरामदे की लंबाई, लेंथ कितनी है आपके पास 18 मीटर 72 सेंटीमीटर और इसको चेंज करेंगे तो यह जाएगा हमारे पास 1872 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में मैंने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब आगे बोल रहा है आयताकार बरामदे की चौड़ाई, चौड़ाई b इज इक्वल टू है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1320 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमें क्या करना है, वर्गाकार टाइलें लगानी है, यानी टाइल की लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम होनी चाहिए। और हमें पता है बराबर कौन बांटता है, बराबर एचसीएफ बांटता है। एचसीएफ क्या बोलता है कि जो संख्याएं दोनों को समान मिल रही हैं वही मैं लूंगा, अदरवाइज मैं नहीं लूंगा। यानी हम पीछे एचसीएफ निकाल रहे थे तो ऐसे नंबर्स जो ऊपर वाले को भी मिल रहे होंगे और नीचे वाले को भी मिल रहे होंगे, दोनों को सेम मिल रहे होंगे, वही नंबर से एचसीएफ लेता है। तो इसी प्रकार हम बोल सकते हैं अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम चाहिए तो इन दोनों का एचसीएफ निकाल लो तो आपकी जो भुजा है वो आ जाएगी। ठीक है, मैं इन दोनों का एचसीएफ निकालता हूँ। एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के फैक्टर चाहिए हमें। तो मैं क्या करता हूँ 1872 के अभाज्य गुणनखंड करता हूँ, फैक्टर मीन्स अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो देखो 1872 की साइड में कर लेते हैं अपन 1872, 2 9 दूनी 18, आगे 3 दूनी 6, 1 बच गया, 2 का 2 6 दूनी 12, 6 आ गया तो इसका मतलब 2 का फिर से जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8, 1 बच गया, 3 का 3, 6 दूनी 12, 1 बच गया, आगे से 6, 8 दूनी 16, फिर से 2 का चला जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, फिर से 2 का चला जाएगा, 2 एकम 2, फिर से 2 एकम 2, 1 बच गया, 4 7 दूनी 14, इसमें जाएगा 7 और 1 8 और 1 9, 9 यानी जोड़ 9 आ रहा है, 9 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 3 का देंगे 3 तेरी 9 और बच गया 2 27, 9 तेरी 27, इसमें भी 3 का चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 तेरी 9, 13 में 13 का ही जाता है। ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 कितनी बार है, 2 बार है, और 13 का 13, तो ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 4 इंटू 3 की 2 इंटू 13 का 13। अब करते हैं किसके, 1320 के, तो 1320 के अभाज्य गुणनखंड ट्राई करते हैं डायरेक्ट करने की, जहां तक होते हैं वहां तक आगे फैक्टर कर लेंगे। तो 1320 का आधा कितना होता है 660, 660 का आधा 330 और 330 का आधा कितना हो जाएगा 165, 165 में हमें पता है, अब फैक्टर कर लेते हैं इसका, 5 का जाएगा, 5 तेरी 15, 165 में, हाँ 5 तेरी 15, आगे से 5 उतारेंगे, इसमें जाएगा फिर से 5 का, 7 5 35, 7 का 7 1, ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 7, राइट किया है क्या मैंने, देखो फिर से देख लेते हैं, इसमें 3 का जा रहा है, पहले 3 का दे लेते हैं, 5 तेरी 15, 1 बच गया, 5 उतारे 5 तेरी 15, हाँ 5 से 5 11, अब राइट है। ठीक है,
3 इंटू 5 इंटू 11, 3 इंटू 5 इंटू 11, ये किसके हो गए 1320 के। आप डायरेक्ट वैसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं इसके, ठीक है। मैंने क्या किया, कुछ तो डायरेक्ट कर दिया दिमाग में ही, बाकी आगे जो जहाँ पे मेरी दिक्कत आई वहाँ पे हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। हमें क्या ज्ञात करना था, HCF फाइंड करना था, ठीक है। HCF क्या बोलता है, जो इसके पास है और जो इसके पास है वही लूंगा मैं, बाकी नहीं लूंगा, ठीक है। तो 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है। इनमें भी ये क्या करता है, कम पावर वाली लेता है। 2 की पावर कम देखो कितनी है, 4 है और 3 है, तो ये 3 वाली लेगा। 3 की कम देखो कितनी है, इसके पास ऊपर 1 है, 1 ही लेगा, बाकी कुछ लेगा नहीं। 2 की 3 यानी 8 इंटू 3, 8 तेरी 24 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी वर्गाकार टाइल है ना, ये जो टाइल है इसकी भुजा कितनी आ गई हमारे पास है, 24 सेंटीमीटर आ गई। तो हम लास्ट यहाँ पे लिखेंगे आता है वर्गाकार टाइल की भुजा A इज इक्वल टू हमारे पास कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टाइलों की संख्याएं ज्ञात करनी है, टाइलों की संख्याएं ज्ञात करनी है। किसी भी चीज की हम संख्या निकालते हैं तो क्या करते हैं, सुनो, टाइलों की संख्या। तो ये जो पूरा बरामदा है ना, हमें टाइलें बरामदे में तो लगानी है, तो बरामदा किस, तो आयताकार बरामदे का क्षेत्रफल, आयताकार बरामदे का क्षेत्रफल। इस पूरे के क्षेत्रफल में मैं एक टाइल के क्षेत्रफल का क्या दे दूंगा, भाग दे दूंगा, तो हमारे पास टाइलों की क्या आ जाएंगी, संख्या आ जाएंगी। तो एक टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल। अब बरामदा आयताकार है तो ये तो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, और टाइल वर्गाकार है तो ये हो गया भुजा की स्क्वायर। लंबाई कितनी है इसकी 1872, और चौड़ाई कितनी है इसकी 1320, और आयताकार देखो वर्गाकार टाइल क्या है, 24 सेंटीमीटर भुजा है तो ये हो जाएगा 24 इंटू 24। ये कैंसिल हो जाएगा मेरे हिसाब से इससे ये। चलो ट्राई करते हैं, इसमें देखते हैं 24 का पूरा डिवाइड जाता है क्या। तो 1872 में हमें किसका डिवाइड देना है, 24 का। तो हमें पता है 24 पंजे होता है 120, 24 छक्के होता है 120, और 24 हम ऐड कर लेंगे 144, कम रह गया, फिर से 24 और ऐड कर लेंगे, 4 4 8 168, 24 और ऐड करके देख लेते हैं, 2 6 और 2 8 192, ये ज़्यादा हो रहा है, यानी कि ये तो 6 बार था, सॉरी 5 बार, 6 बार 7 बार, 7 बार हम जब टेबल बोलेंगे 24 के तो 168 आएगा। यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर में कितना है, 17 में से 8 गए 9, और यहाँ से 1 बचेगा क्योंकि 7 7 में 6 गए 1, 2 का 2, और 192 कितनी बार आता है, 8 बार, 192 आ गया। तो 78 बार, ये 24 इसके साथ कितने टाइम्स कट जाएगा, 78 टाइम्स, ठीक है। अब देखो इसको इससे काट देते हैं, कितनी बार, ये 4 से कट जाएगा, और ये भी किससे कट जाएगा, 4 से। देखो कैसे, 4 तेरी 12, फिर से 4 तेरी 12, क्योंकि यहाँ पे 1 बचेगा, आगे से 2 उतारेंगे, 4 तेरी 12, 0 का 0, नीचे देखो 6 चौके 24, इसको काटो 6 से, 6 1 में 6 बच गया कितना, 1 8, 6 तेरी 18, आगे 3 3 0, 13 को इससे गुणा करेंगे, 13 3 39, 8 पाई 3, 13 3 39, 39 और 3 42। तो 4290 टाइलों की आपको क्या होगी, आवश्यकता होगी। अगर आपको इस बरामदे में वर्गाकार टाइलें लगानी है तो आपके पास टोटल 4290 टाइलें होनी चाहिए, तब जाके आपका ये जो बरामदा है उसमें आप टाइल फिट करवा सकोगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, थर्ड है हमारे पास 3/2√5। हम इसको मान के चलेंगे कि ये परिमेय, तो इसे A/B की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। वज्र गुणा करेंगे, इसको इससे करेंगे तो यह आ जाएगा 2√5A इज इक्वल टू 3B। हमें तो रूट वाली को यहाँ पे रखना है, बाकी को आगे भेज दो। √5 को तो मैंने यहाँ पे रख लिया, 3B का 3B, 2 गुणा में आगे जाके भाग में, A भी गुणा में आगे जाके भाग में। अब हमें पता है A और B क्या है, पूर्णांक है, तो ये पूरी की पूरी जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या होती है, परिमेय होती है। ये अगर परिमेय है तो इसके बराबर वाली भी परिमेय होगी, इसलिए √5 भी क्या होगी,
परिमेय होगी। लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि रूट 5 क्या होती है कि अपरिमेय होती है। इसलिए यहाँ हमारी अवधारणा का क्या प्रकट हो गया, विरोध प्रकट हो गया। कौन सी वाली का, इस वाली का, कि 3/2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इसका विरोध प्रकट हो गया तो हम बोलेंगे ये परिमेय संख्या का विरोध प्रकट हो रहा है, तो ये क्या है, फिर एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया हमारा 3/2 रूट 5 प्रूफ हो गया। अब देखते हैं 4 में आपको बोल रखा है 4 प्लस रूट 2। अब देखते हैं 4 में आपको दे रखा है 4 प्लस रूट 2 क्या है कि अपरिमेय, प्रूफ करो। हम क्या बोलेंगे, 4 प्लस रूट 2 एक क्या है, परिमेय। परिमेय तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। रूट की संख्या को यहाँ पे रख लो, बाकी को आगे भेजो, a/b माइनस 4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का है। एलसीएम लो, एलसीएम आया b से b कैंसिल हो गया, ऊपर a बचा, यहाँ पे नीचे कैंसिल होने के लिए कुछ है नहीं, तो 4 को b से गुणा करेंगे तो 4b। अब देखो पूर्णांक में से पूर्णांक घटाते हैं तो पूर्णांक क्या आता है, तो ऊपर वाला भी पूर्णांक है और नीचे वाला भी पूर्णांक है। क्यों, क्योंकि a और b दोनों पूर्णांक है, इसलिए ये वाला भी पूर्णांक हो गया, ये वाला भी पूर्णांक हो गया। और पूर्णांक बट्टे पूर्णांक हमें पता परिमेय होता है, हम बोलेंगे ये वाली जो संख्या है वो क्या है, परिमेय। कौन सी वाली, a-4b बट्टे b, ये वाली परिमेय है, तो इसके बराबर वाली भी क्या होगी, परिमेय होगी। इसलिए रूट 2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम बोलेंगे रूट 2 क्या होती है, अपरिमेय होती है। यहाँ भी हमारी अवधारणा का विरोध प्रकट हो गया। विरोध प्रकट हो गया तो हम बोलेंगे ये जो हमने पूर्व में अवधारणा की थी, क्या की थी, कि 4 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, इसका हमारा विरोध प्रकट हो रहा है, ठीक है। विरोध प्रकट हो रहा है तो हम बोलेंगे आता ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन सी वाली, 4 प्लस रूट 2 वाली। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19, जिसके 4 पार्ट थे, चारों के चारों हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। हाँ, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बोल रखा है कि जो नीचे संख्याएं दी गई हैं उनके हर के अभाज्य जो गुणनखंड है उनके बारे में आप क्या कह सकते हो, ये बताना आपको। तो आपके पास जो 20 का फर्स्ट है उसमें बोल रखा है क्या, कि आपके पास एक संख्या है 34.12345। इस संख्या के जो हर के अभाज्य गुणनखंड आने वाले हैं उनके बारे में आप क्या कह सकते हो, ये आपको बताना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ, 34 इसका पॉइंट हटा देता है, 1 2 3 4 5। देखो मैं पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 1 लग जाएगा, आगे 1 2 3 4 5, तो जीरो कितनी आएंगे, 1 2 3 4 5। हमें ये बताना है कि इसके हर है उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ हर कौन है, क्यों है, क्यों बोल सकते हैं, क्यों इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास हर है। इसके बारे में हम देखते हैं क्या कह सकते हैं। इसको मैं बोल सकता हूँ 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, इसको मैं बोल सकता हूँ 2 × 5 की होल पावर 5, 5 दूनी 10 ही तो होता है, 10 की पावर है 5। ये 5 इसके भी है और ये 5 इसके भी है, 2 के भी 5 है और 5 के भी कितनी पावर है, 5 है। यानी कि ये किस फॉर्म में आ गया, 2 की पावर m × 5 की पावर n। अतः हम बोलेंगे कि ये जो संख्या है, अतः 34.12345 के हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड है ना, वो किस रूप के आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप के हैं। और हमें ये बताना था रूप के हैं, कि हर के बारे में आप क्या कह सकते हो, हम ये कह सकते हैं कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में। और इस रूप में जब हर के अभाज्य गुणनखंड होते हैं तो वो संख्या क्या होती है, शांत होती है, ठीक है। सेकंड जो है वो हमें क्या दे रखा है, क्या हमें दे रखा है 43.123456789 और इनके ऊपर क्या है, बार। आपको बता दूं बार का मतलब होता है कि जितनी भी संख्याओं के ऊपर बार है वो संख्या आए बार बार, ठीक है। यानी कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं, मानना ये जो संख्या है वो क्या है, x है। x इज इक्वल टू मैंने क्या मान लिया, 43.123456789, ऐसे चलता रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे रिपीट होता रहेगा, ठीक है, आगे तक रिपीट होता रहेगा। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट को ये जितनी भी संख्याओं पे बार है उतनी 10 की पावर लेके गुणा कर देंगे। 9 संख्याओं पे बार है तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 10 की पावर 9 से गुणा करने पर, अगर मैं इसको 10 की पावर 9 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 से इधर भी गुणा करेंगे और इधर भी 9 से गुणा करेंगे, इधर 10 की पावर 9 से गुणा करेंगे तो ये 0.9 संख्या क्या चला जाएगा, आगे चला जाएगा। तो ये हमारे पास आने वाला है 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आ जाएगा ये 0.9 संख्या बाद में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेम चलता रहेगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये सेकंड समीकरण हो गया। हम क्या करेंगे, समीकरण 2 - 1 करेंगे। अगर हम 2 में से 1 माइनस करते हैं तो इतने x में से एक x में माइनस करूंगा तो यहाँ पे देखो 1 माइनस करूंगा 9, 1 माइनस करूंगा 9 9 9 9, इसका भी 9, यहाँ पर भी 9, इसका भी 9 और 9, कितने 9 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ जाएंगे। आगे x का x, यहाँ पे देखो कितना बचेगा, पॉइंट की सिधाने में पॉइंट लगा देता हूँ। पॉइंट के आगे क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इधर क्या है 43 है। देखो पॉइंट के आगे वाले तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 2, 1 में से 1। यहाँ पे देखो 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 4 गया 4, 7 का 7, 6 5 4 3 2 1 43। तो यहाँ पे हमारे पास बचने वाला है 43 12 34 56 746। ठीक है, ये हमने माइनस करके देख लिया, यहाँ पे कितना बचेगा। अब देखो ये गुणा में आगे जाके भाग में चला जाएगा, 43 12 34 56 74 6, भाग में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सब संख्या थी हमारी, ये हमने किस फॉर्म में चेंज कर दी, p/q की फॉर्म में चेंज कर दी। और जो संख्या p/q की फॉर्म में लिखी जा सकती है उन्हें हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना नहीं था कि ये परिमेय है या अपरिमेय, पर आपको समझाने के लिए मैंने इसको p/q की फॉर्म में चेंज किया। क्यों? क्योंकि मैं अगर आपको ये बताता डायरेक्ट कि इसके अभाज्य जो गुणनखंड है वो क्या आने वाले हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप के तो नहीं होंगे, फिर भी ये संख्या क्या मानी जाती है, परिमेय संख्या मानी जाती है। और जो परिमेय संख्याएं होती हैं, जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। परंतु इस संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत नहीं है, इस संख्या का दशमलव प्रसार क्या नहीं है, शांत नहीं है। इसलिए ये मैंने आपको चेंज करके दिखाया। अगर बार आ जाता ना, बार की जितनी भी संख्या होती है वो सारी की सारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, आपको ध्यान रखना है। और इनके हर के अभाज्य गुणनखंड है ना, वो 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप के तो होंगे ही होंगे, इनके अलावा भी और कुछ हो सकता है इनमें। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, अतः ये जो संख्या है 43 पॉइंट, ये इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ये जो मैं अतः लिख रहा हूँ ये डायरेक्ट लिख सकते हो, ये बस समझाने के लिए था, इतना कोई जरूरी नहीं है आप करो या ना करो। ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m × 5 की पावर n के अलावा भी क्या है, विद्यमान है। बस इतनी सी बात लिखनी है, इतनी सी बात के लिए इतना काम किया है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20, यानी कि हमारी जो एक्सरसाइज 2 की मिसलेनियस है, विविध है, वो क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसी के साथ जो एक्सरसाइज है वो भी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले नई एक्सरसाइज, तो हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।